Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. कितने चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं थ्योरी के? Chapter 1. सॉरी, ये सब आपको मैं दिखा रहा हूं, जब कहिएगा तब मैं आपको इसे फॉरवर्ड कर दूंगा। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बिलाल अली, ये बिलाल अली कौन है? ओके, ज्वाइन होने दो पहले। ठीक है, ये सब थ्योरी है। इसमें कुछ हाई स्कूल की भी इंक्लूडेड है और कुछ हाई स्कूल की इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ये हाई स्कूल की इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको बनाने में टाइम लगता है। ये पूरा टाइप किया है मैंने। और एक है कंप्यूटर, एक मिनट, कंप्यूटिंग इथिक्स, इसमें है कंप्यूटिंग, रुको लास्ट चैप्टर होना चाहिए, देख लेते हैं, अदरवाइज कहीं और से ले लेंगे। मैंने कंप्यूटिंग एंड इथिक्स के भी नोट्स बनाए हैं। ये एरे है, इंटरनल फंक्शनिंग, सब कुछ ये है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? कंप्यूटर एंड इथिक्स ये है। इसके अंदर ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। जितना पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है उतना लिख दिया है। पूरी बुक लिखने से कोई बेनिफिट नहीं था, वरना बहुत टाइम लग जाता। 28 पेज की थ्योरी है ये। अरमान, आर यू देयर? यस सर। ये तुमने देखा? तो ये हम तुमको शेयर करेंगे। 28 अक्टूबर को कंप्यूटर का पेपर है, हैं? नहीं सर, 28 से शुरू हो रहे हैं सर, 28 से स्टार्ट हो रहे हैं सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो इसमें आइट्रेशन और लूपिंग है वो हमारा प्रोग्रामिंग का पार्ट है, और आज हम आइट्रेशन ही स्टार्ट करेंगे। आइट्रेशन विल स्टार्ट टुडे। हाँ, ये हंस कौन रहा है? सर, दिस इज माय हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट 20। ये लामा टीवी चला रहे भड़म भड़म, मच्छर काट रहे, वहां बैठ गए थे, क्लास चल रही तो देखो टीवी चलेगी, क्लास ना चलेगी। अरे ये तो एक भी नहीं कमर करता, कमर इतना मच्छर काट रहे। resume the recording. So today we are going to start the iteration section of the course. ये सब हो गया है। इस पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, ये है, ठीक है। थोड़ा सा कोर्स जल्दी हो जाए अगर तुम लोग भी क्वेश्चन ट्राई करो। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवा रहे हो। अब ये क्वेश्चन है, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाइल लूप से करना है, मतलब कोई और दूसरा लूप तुमको यूज नहीं करना है फिलहाल हमारी शीट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू असाइन द पैरामीटर वैल्यू टू द डेटा मेंबर। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ऑलराइट, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो इस प्रोग्राम को जल्दी से करते हैं। सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर असाइन x टू n, मतलब x को n में असाइन करना है। ये इतना काम है। चलो एक काम करते हैं, जल्दी से ब्लूजे ओपन करते हैं। पेपर सबके ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टैंडर्ड कोर्स चलता है। फर्स्ट ईयर में हर कॉलेज अपने अकॉर्डिंग चला कोर्स होता है। 1 minute please. ABC, this is the ABC. डिलीट। ओके, ये हमारा क्लास का नाम है ABC, और इसके अंदर जस्ट 1 सेकेंड, ये डेटा मेंबर n है, ठीक है। इसको कैपिटल कर लीजिए, बिकॉज क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, इनिशियल कैपिटल होता है।
n हमारा एक डेटा मेंबर है, फिर उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इतना करने के बाद फिर हम क्वेश्चन पेपर पे आएंगे। ठीक, int n abc और कौन सा x दे रखा है, इस x को हम n में स्टोर करेंगे, n इज इक्वल टू x। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में वाइड gen1 है, जनरेट द टेबल ऑफ n, मतलब ये n जो हमारा डेटा मेंबर है इसकी टेबल जनरेट करनी है अप टू 10, मतलब 10 तक। ओके, वाइड gen1 मतलब जनरेशन 1, int c is equal to 1, while c less than equal to 10, और इस n की टेबल जनरेट करनी हमें 10 तक। जहां कोई प्रॉब्लम आए वहां पे बात करिएगा। हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि while का लूप आपको आता है फ्रॉम द क्लास 10। प्रिंट n इंटू सी, और थोड़ा सा गैप कर दिया हमने ताकि एक ही लाइन में आउटपुट आ जाए विद सम गैप, एंड सी प्लस प्लस इट्स इंक्रीमेंट वेरिएबल काउंटर, ये बन गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो जल्दी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैं एक छोटा सा ड्राई रन यहां पर कर रहा हूं, बहुत छोटा सा। सी की वैल्यू कितनी है 1, और n में हमने 4 ले लिया सपोज, तो c लेस देन 10, n इंटू सी यानी 4 इंटू 1 4। फिर उसके बाद c प्लस प्लस, सी की वैल्यू हो जाएगी 2, वापस ऊपर लूप जाएगा, 2 लेस देन 10, यस, n इंटू सी यानी 4 2 जा 8 विद सम गैप, देन c प्लस प्लस 3, एंड c लेस देन 10 यानी 3 लेस देन 10, n इंटू सी 4 3 जा 12। अंडरस्टैंड? इसी तरह से पूरी टेबल 40 तक जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस इसको यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। ठीक, वाइड gen2, ये क्वेश्चन दिया था पैरामीटराइज एंड रिटर्नेबल। पैरामीटराइज फंक्शंस को आप ध्यान से समझ लें। ओके, gen1 हो गया, gen2। gen2 में एक पैरामीटर है int लिमिट, lmt, और इसके अंदर क्या करना है, जनरेट द टेबल ऑफ n अप टू लिमिट, मतलब जो lmt में वैल्यू आई है आपको टेबल वहां तक जनरेट करनी है। कैन एनीवन प्लीज हेल्प हाउ टू राइट? c इज इक्वल टू 1, यानी अब हमको 10 तक स्पेसिफिक नहीं जनरेट करनी है, lmt तक जनरेट करनी। तो while c less than equal to lmt, understand, and system dot print n into c प्लस थोड़ा गैप, और उसके बाद c प्लस प्लस। अब ये टेबल कहां तक जनरेट होगी ये lmt पे डिपेंड करेगा। मान लो कि lmt की वैल्यू है 20 और n की वैल्यू है 4, तो 4 की टेबल 20 तक जाएगी, यानी कि 4 2 जा 8, 80 तक प्रिंट होगी। मतलब 4 की टेबल अप टू 20 टर्म्स अगर LMT की वैल्यू 10 है, और अगर LMT की वैल्यू 5 है तो 4 की टेबल 5 तक जाएगी, यानी 4 8 16 24 28 और 4 5 जा, ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5 12, एक और यहां पर आ जाएगा 12, और ये सॉरी 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, लेकिन ये टेबल यहां तक जाएगी। अंडरस्टैंड? 4 की टेबल 5 नंबर ऑफ टर्म्स तक, इसको भी हमने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद में एक तीसरा फंक्शन है हमारा
जस्ट अ मोमेंट, ये Gen 3, इसमें क्या होना है, इसमें होना ये है, इसमें दोनों चीजें आपको गिवन है, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द लिमिट। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब 2 की टेबल 10 तक जाएगी। 10 तक जाने का मतलब है 10 to the 20 तक। अंडरस्टैंड? यहां पर c is equal to 1 while c less than equal to y। अब देखो इसमें दोनों चीजें, तुम्हारे पास नंबर भी पैरामीटर में पास होके आ रहा है और लिमिट भी पैरामीटर में पास होके आ रही है। मतलब x की टेबल आपको y तक जनरेट करनी है तो x इज द नंबर एंड y इज द लिमिट। तो अब यहां पर हम लिखेंगे क्या? एनी आइडिया? नंबर किस में है? x में। तो हम लिखेंगे x इंटू सी एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड c प्लस प्लस। ये बन गया आपका फंक्शन कंप्लीट। अंडरस्टैंड? सारे फंक्शंस हो गए। पहले वाले फंक्शन में जो भी वैल्यू n की है ये हम पास करेंगे मेन से। तो अगर n की वैल्यू मान लो n की वैल्यू 4 है तो 4 की टेबल 10 तक जनरेट होगी, यानी 4 10 40। इसमें n आपको यूजर से इनपुट करा के और वी कैन डायरेक्टली पास। सेकेंड फंक्शन में आपको लिमिट ऑलरेडी दे रखी है तो आपको इसी n की टेबल यानी 4 की अप टू द लिमिट जनरेट करनी है। और मान लीजिए कि लिमिट यूजर डिसाइड करता है 6, तो 4 की टेबल 6 तक यानी 4 6 24 तक। अब तीसरे में थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि नंबर और लिमिट दोनों आपको पैरामीटर में मिल रही है। मतलब दिस इज द नंबर एंड दिस इज द लिमिट। तो x की टेबल y तक जनरेट करनी है तो यहां हमने x इंटू सी कर दिया। बहुत ही इजी प्रोग्राम। अब उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। ओके ठीक। अब हम चाहें तो ये सारी वैल्यूज इनपुट करा के पास कर सकते हैं और वी कैन डायरेक्टली पास। दोनों मेथड्स हैं हमारे पास। अब अगर हम इनपुट करा के पास करते हैं तो हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड? एक तो हमें यहां पर एक इनपुट चाहिए नंबर 1, एक इनपुट यहां पे चाहिए एज ए लिमिट, एक इनपुट यहां चाहिए है यानी कि हो गए 3 और एक 4 इनपुट्स हमें चाहिए। तो जब 4 इनपुट्स हमारे पास आ जाएंगे तब इन सारे फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। बस एक फंक्शन ऐसा है जो विदाउट इनपुट कॉल होगा, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी हम इनपुट करा चुके हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो इसको कॉल करने के लिए कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड? 1 2 3 एंड 4। जल्दी से 4 इनपुट्स हम लेते हैं। स्कैनर ओबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड system.in। तो 4 इनपुट के लिए n1 n2 n3 n4 ऐसे हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए। सबसे पहला इनपुट हमें चाहिए है नंबर के लिए, इंटर वैल्यू, जिसकी टेबल हमें जनरेट करनी है, ये वो वैल्यू। तो n1 इज इक्वल टू, माइंड में क्वेश्चन फ्रेम करते रहा करो कि जैसे ही सर कहें हम क्वेश्चन पूछें। ये हो गया। अब एक वैल्यू हमें चाहिए है लिमिट के लिए, यहां पर मतलब कहां तक टेबल जनरेट होगी उसकी लिमिट के लिए हमें वैल्यू चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसके लिए हम n2 को lmt कर लेते हैं। तो बस इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहां पेस्ट कर लेंगे और यहां लिखेंगे इंटर लिमिट, और लिमिट को हम lmt में कर लेते हैं ताकि मीनिंगफुल वेरिएबल्स रहें। ये 2 इनपुट्स हो गए, एक n1 हो गया वैल्यू जिसकी टेबल जनरेट होनी है और एक लिमिट हो गया कि कहां तक जनरेट होनी है।
अब एक फंक्शन और है जो कि दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक्स एंड वाई। इसमें नंबर भी चाहिए है और लिमिट भी चाहिए, दोनों चीजें। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स के लिए वैल्यू इंटर करो, और इसको हम ले लेंगे n3 में, और यहां पर हम लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ y, और y के लिए वैल्यू जो है वो n4 में आ जाएगी। मतलब टोटल 4 इनपुट्स जिनकी जरूरत हमें फंक्शन को कॉलिंग के लिए चाहिए थी वो हमने इनपुट करा लिए। अब सबसे पहले माई कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज। इफ द कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमको एक वैल्यू तो इमीडिएटली पास करनी होगी, अदरवाइज दिस कंस्ट्रक्टर विल नॉट कॉल। तो माई क्लास नेम इज एबीसी, बहुत ध्यान से इसको हम ब्रेक कर करके एबीसी ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एबीसी, और जो पहली वैल्यू हमने इनपुट कराई थी यूजर से इंटर वैल्यू, उसको हम यहां पर पास कर देंगे। तो ये वैल्यू सीधी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहां x में आएगी और x से वो वैल्यू n में ट्रांसफर हो जाएगी। तो n में वैल्यू हमारे पास आ गई, अंडरस्टैंड। तो अब हम gen1 कॉल कर सकते हैं क्योंकि gen1 में इसी n की रिक्वायरमेंट है। बाकी फंक्शन अभी हम बाद में कॉल करेंगे, पहले हम gen1 फंक्शन कॉल कर रहे हैं। 1 सेकेंड। तो obj डॉट gen1, अंडरस्टैंड। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, होपफुली कोई एरर होनी तो नहीं चाहिए। ओके, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया था, ये हटा दिया। कंपाइल, नाउ देयर इज नो एरर। अब 1 मिनट के लिए बस रुको, एक एक फंक्शन हम टेस्ट कराएंगे तुमको, ठीक है। सबसे पहले एक वैल्यू मांग रहा है, तो वैल्यू हमने 4 दे दी, अंडरस्टैंड। ये वैल्यू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सेट हो जाएगी, इंटर। और भी वैल्यू मांग रहा है लेकिन इसका यूज अभी नहीं है, x की वैल्यू का यूज नहीं है, y का नहीं है, लिमिट का यूज नहीं है। जो पहली वैल्यू हमने इनपुट कराई थी 4, तो जब gen1 फंक्शन कॉल हुआ तो 4 की टेबल 10 तक प्रिंट हो रही है, मतलब ये gen1 फंक्शन कॉल हुआ है, पहला फंक्शन। आर यू ऑल गेटिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. वेट Yes, sir. वेट, तो हमने अभी कौन सा फंक्शन कॉल करा है? gen1 फंक्शन कॉल करा है। मतलब I mean to say that this function I have called. तो इसमें जो नंबर हमने इनपुट कराया था उसी की टेबल जनरेट हो रही है, ठीक है मास। अब हम अगर इस वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, अच्छा हम एक चीज और लिख देते हैं, मतलब सिर्फ अपने समझने के लिए कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। system dot out dot println gen1 is calling, ये लिख दिया, और इसी को हमने यहां से कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में यहां पर लिख दिया, 1 मिनट, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है हमने, gen2 इज कॉलिंग, और नीचे वाल हमने लिख दिया gen3 इज कॉलिंग, gen3 इज कॉलिंग, ताकि जैसे जैसे फंक्शन कॉल हो हमें पता चलता रहे कि कौन से फंक्शन कॉल हो। अब gen2 को कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए वी हैव टू पास अ लिमिट, और वो लिमिट भी हमने यूजर से इनपुट करा रखी है, देखो LMT, अंडरस्टैंड। अगर तुम वेरिएबल में कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसको पूरा कर देते हैं। अब यहां पर इस जगह पर हमने एक फंक्शन तो अपना कॉल कर लिया है gen1। अब जो gen2 है दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज फंक्शन, तो उसको कॉल करने के लिए हमें पैरामीटर पास करना होगा, एंड माय पैरामीटर इज लिमिट, जो हमने यहां से इनपुट कराई। अगर 5 है तो 5 पास हो जाएगी, 10 है तो 10 पास हो जाएगी, और ये लिमिट जैसे मान लो लिमिट है 5, तो ये लिमिट ट्रांसफर होगी कहां, मैं दिखाता हूं अभी, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा।
ये लिमिट हमारी ये 5 इस वेरिएबल में आ जाएगा और लिमिट की वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि हमने 5 वहां से पास किया। तो लूप हमारा 1 से 5 तक चलेगा और टेबल किसकी जनरेट करेगा? टेबल n की जनरेट करेगा जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करी थी, दैट वाज 4 अगर आपको याद हो। तो 4 की टेबल 5 तक जनरेट होगी। अब हम इस वाले फंक्शन को टेस्ट कर लें। 1 सेकेंड प्लीज, कंपाइल, देयर इज नो एरर। अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक, हमने यहां 4, दिस इज माई एक्चुअल मेन वैल्यू जिसकी टेबल जनरेट होनी है। अब लिमिट दे दी हमने 5, यानी 4 की टेबल 5 तक जनरेट होगी जेन 2 में, लेकिन जेन 1 में 4 की टेबल 10 तक जनरेट होगी। अभी x और y इनपुट करा रहे हैं बट इनका यूज अभी नहीं है। ध्यान से देखना, जेन 1 इज कॉलिंग 4 से लेकर 40 तक, फिर उसके बाद जेन 2 इज कॉलिंग 4 की टेबल 20 तक। 20 तक क्यों? क्योंकि लिमिट हमने 5 डिसाइड कर रखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सुनो, ये जो यहां पर लाइन ब्रेक नहीं हो रही है तो उसके लिए भी हम एक छोटा सा काम ये करेंगे। आउटपुट देने के बाद आई वॉन्ट टू ब्रेक द लाइन, सिस्टम डॉट, और यहां पर भी, ताकि हर आउटपुट के बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए। सिर्फ आउटपुट की क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। एक मिनट, एक यहां पर भी दे देते हैं। अच्छा, अब तीसरा फंक्शन है जिसमें नंबर और लिमिट दोनों हमें पास करनी है। दिस फंक्शन x एंड y, x में नंबर आएगा और y में लिमिट आएगी, और इन दोनों के लिए हमने वैल्यू ऑलरेडी इनपुट करा रखी है। देखो, n3 में x की वैल्यू है और n4 में y की वैल्यू है। तो अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, obj.gen3 एंड वी हैव टू पास n3, n4। ओके, अगर मान लो n3 की वैल्यू है 10 और n4 की वैल्यू है 6, तो 10 की टेबल 6 तक जनरेट होगी, और ये 10 और 6 एज ए पैरामीटर हम जेन 3 में पास कर रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू पास होकर के किस में जाएंगी? बस एक मिनट ये दिखा दें, ये दोनों वैल्यू पास होकर के जाएंगी पहली वैल्यू पास होकर के जाएगी x में, दैट इज 10, और दूसरी वैल्यू पास होकर जाएगी y में, दैट इज 6। तो 10 की टेबल 6 तक जनरेट होगी एज पर क्वेश्चन। अब इसको भी जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। क्लियर ऑल द स्क्रीन, कंपाइल, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, अब आउटपुट भी थोड़ा बेटर आएगा। 4, और यहां पर हमने लिमिट दे दी 5, उसके बाद x की वैल्यू दी 10 और y की वैल्यू दी 6। अब टोटल 3 फंक्शंस आर कॉलिंग। पहले फंक्शन में जेन 1 में 4 की टेबल 10 तक जनरेट होगी, जेन 2 में 4 की ही टेबल 5 तक जनरेट होगी, और जेन 3 में 10 की टेबल 6 तक जनरेट होगी। कैन यू प्लीज कंफर्म? आराम से देख लो। वेरी गुड, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे तुमने पैरामीटराइज फंक्शंस को मैनेज करना सीख लिया। एक दो नहीं, और लोग बताओ जरा हमको पीछे से। फरा, रुद्राक्षी, सार्थक, सर आ गया समझ में, एंड जैद अहमद। अब्दुल्ला ने आज ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया। आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन द क्वेश्चन है। आज हमें थोड़ा सा काम ज्यादा करना है, कोई जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, yes. बिना इनपुट करे भी हम लोग वो कर सकते हैं। हाँ, बिना इनपुट करके भी पास, लेकिन सैन फ्रांसिस में अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, बिना इनपुट के भी हम कर सकते हैं।
लेकिन वो अलाउड नहीं है और वो नॉन जनरलाइज कॉन्सेप्ट कहलाता है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जहां करना होगा वहां हम बता देंगे। 100 में 10 और 15%, 20% मान लो, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर हम विदाउट इनपुट कर सकते हैं, बट हियर वी वांट स्पेसिफिकली इनपुट। वो विप्रांश समझ में आया बेटा? यस सर। नहीं आया? यस 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 सर। कोई प्रॉब्लम हो फौरन पूछो सब लोगों को, क्योंकि एक मिनट तक हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो रही है। तो 1 मिनट आपके पास टाइम है क्वेश्चन पुट अप करने के लिए। अरमान, आर यू देयर? यस सर। अपनी प्रेजेंस को टीचर को बताया भी करो। सिर्फ नाम तुम्हारा लिस्टेड हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रेजेंट हो। यू मस्ट आस्क सम क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, यू हैव टू रिप्लाई, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टीचर, तब तुम्हारी प्रेजेंस हुई। ऐसे थोड़ी कि हम ज्वाइन कर लिया हमने, मतलब किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए हम ये बात कह रहे हैं। ओके? रुद्राक्षी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? लुक एट द क्वेश्चन। है क्या चीज फिर से बता दें? देखो रुद्राक्षी, कौन सा फंक्शन एक्सप्लेन कर दें? और सारी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनका सम करना है। बट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास n एक ही है, इसको बचा बचा कर कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसी n का सम भी करना है और इसी n की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, इसी n को रिवर्स भी करना है। तो इस n को हमें सेव करके चलना होगा। तो हाउ टू सेव मैं अभी बताता हूं। तो आप यहां पर एक लोकल वेरिएबल ले लीजिए num, और उसमें n को कॉपी कर लीजिए, ताकि n पर आपका कोई इफेक्ट ना पड़े, जो भी इफेक्ट पड़े वो num पे पड़े, क्योंकि जब आप लूप चलाते हैं तो n की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, sum is equal to 0. How to extract the digit? Vipransh, okay, wait. Num is greater than 0 and one variable I have to take p. इसी स्पीड से अगर हम काम करेंगे तो बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। p is equal to num modulus 10 and sum is equal to sum plus p and num is equal to num divided by 10. हो गया सम, और यहां पर डिस्प्ले कर देते हैं सम ऑफ डिजिट्स प्लस सम। ओके, अब इसका मैं ड्राई रन करूंगा। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आ रहा हूं। ठीक है, विप्रांश इज सेइंग लेट मी इन। कहां गया विप्रांश? ओके, ठीक, जस्ट 1 सेकेंड। डिजिट एक्सट्रैक्शन सभी को आता है, लेकिन मैं फिर भी एक ड्राई रन करूंगा। विप्रांश इज सेइंग लेट मी इन। विप्रांश? हाँ सर, वो उसके जैसे ही सेंड किया तुरंत आपने अलाउ कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात हो गई। आ रहे हैं।
ओके, तो इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। थोड़ा सा डिजिट एक्सट्रैक्शन आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा। n में हमने एज्यूम करा 124 और इस n को, क्योंकि n हमारा मेन वेरिएबल है, इसको हमें आगे तक लेकर जाना है, तो n को हमने num में स्टोर कर लिया। तो अब num की वैल्यू भी 124 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? शुरू में थोड़ा स्लो हम लोग चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे स्पीड पकड़ेंगे। सम की वैल्यू कितनी है? अगर प्रोग्रामिंग में हम परफेक्ट नहीं हुए तो आगे जाकर के बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं आगे की कोर्स को देख रहा हूं। सम की वैल्यू कितनी है? 0। क्या नम ग्रेटर देन 0 है? यस, इट इज ग्रेटर देन 0। अगर हम नम को 10 से डिवाइड करेंगे तो पी में क्या आएगा? एनी आइडिया? 4। पूरी क्लास से मैं पूछ रहा हूं। तो 124 को 124, हाँ बिल्कुल सही बताया, जिसने भी बताया हो ये। 124 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1s are 10, 24, 10 2s are 20, yes of course 4 आएगा, and this 4 will be stored here in P section. Understand? अब sum is equal to sum plus P, यानी 0 plus 4, मतलब एक डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट करी और उसको सम में इंक्लूड कर लिया। अब इसका काम होता है, जो डिजिट कंज्यूम हो गई है, ऐड हो गई है, उसको नंबर से हटा देना। तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, तो नम हमारा हो जाएगा अब 12, क्योंकि हम 124 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एंड दिस टाइम वी आर टेकिंग द कोशेंट बिकॉज स्लैश गिव द कोशेंट एंड 12 इज द कोशेंट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब वापस ऊपर जाएंगे, नम दैट इज 12, 12 इज ग्रेटर देन 0। 12 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो P में क्या आएगा? एनी आइडिया? लिख दें या करके दिखा दें? 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, आवाज नहीं आती है तो फिर हमको करना पड़ता है, सबकी आवाज आए, ठीक है। तो P में कितना आ जाएगा? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस गिव द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 2। हमेशा याद रखो, जब भी किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एज ए रिमाइंडर हमेशा लास्ट की डिजिट आती है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस P, तो 4 + 2 6। अंडरस्टैंड? अब नम इज इक्वल टू नम बाई 10, तो अब क्वोशंट के फॉर्म में हमें 1 मिलेगा, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। यस, अब सिंगल डिजिट 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करें देन व्हाट विल हैपन? तो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 zeros are 0 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। तो अब P में क्या आ जाएगा? 1। 1. क्लियर? अब सम इज इक्वल टू सम प्लस P, 6 + 1 7। अंडरस्टैंड? अब नम इज इक्वल टू नम बाई 10, तो अब नम हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे द क्वोशंट विल बिकम 0 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है, 0 आने का मतलब है ऑल द डिजिट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अब देखो, हमारा नम डिवाइड होते होते 0 पे आ गया। अगर हम n को डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो n 0 हो जाता, फिर हम आगे के फंक्शन में n को यूज ना कर पाते। अब यहां पे क्या डिस्प्ले होगा? यहां पे डिस्प्ले होगा 7। This function is clear to all of you? This function is clear to all of you? Yes, sir. Good.
यस मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है समझाने के लिए। क्लियर? क्लियर ऑल द ड्राइंग, बस। ओके, यस सर, माज इज सेइंग यस सर, गुड। बस ऐसे ही हमको थोड़ा रिप्लाई करते रहो, ठीक है। अब यहां पर सेकंड है फाइंड द लेंथ। लेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, एक नंबर में कितनी डिजिट है। ये भी हमारा डिजिट एक्सट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। INT num is equal to n, num is equal to n, ठीक है। num is equal to n, यानी n को फिर से हमने num में ले लिया, और डिजिट्स काउंट करने के लिए भी नीड अ काउंटर वेरिएबल। c is equal to 0 while num is greater than 0। ओके, अगर हम n को num में ना लेते तो यहां पर n हमको ना मिल पाता, मतलब n की वैल्यू हमें यहां पर 0 मिलती, डिस्ट्रॉय हो जाता। अब num is equal to num divided by 10 and c plus plus, it is used to count the number of digits। बन गया। इसमें रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं थी। द लेंथ ऑफ नंबर इज c। बहुत ही जल्दी, इन अ वेरी फास्ट, इसका भी हम लोग ड्राई रन करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा इसका ड्राई रन। सपोज n में 124 है, तो n को जब हम num में स्टोर करेंगे तो num की वैल्यू 124 हो जाएगी, बहुत जल्दी ड्राई रन। एंड c इज 0, num इज ग्रेटर देन 0, यस। num इज इक्वल टू num बाई 10 करेंगे तो num हो जाएगा 12। जब हम स्लैश यूज करते हैं तो लास्ट के डिजिट हट जाते हैं, 12 आ जाएगा। एंड c प्लस प्लस, c का काउंटर 1 हो गया, मतलब एक डिजिट हमने हटाई, काउंटर इंक्रीज कर लिया। num is greater than 0, yes, num is greater than 0। num by 10 करेंगे, num how much? 1। and c plus plus, c की वैल्यू 2 हो जाएगी। now 1 is greater than 0, सिंगल डिजिट is greater than 0, तो अगर हम num is equal to num by 10 करेंगे, num will become 0 and c plus plus, c will be 3। now you can see that there are 3 digits, 1, 2 and 3। अब num is 0 and 0 is not greater than 0, condition false, 3 will be। Any problem in this? No, Can you please reply? नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ सर। Good, good, very good, very good। अब सर ग्रुप में डाल दिए पूछना। हाँ, अभी सब सेव तो कर ले, पूरा पूरा प्रोग्राम होने के बाद ग्रुप में देंगे। ओके सर। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर आपको देखना है, ये यहां तक तो ठीक है, इसको हम थोड़ा गैप कर देते हैं। अब यहां से आपके रिटर्नेबल फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ये दो आपके रिटर्नेबल फंक्शन है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे ये, दे विल रिटर्न सम वैल्यू। यहां से हमने ब्लैक क्वेश्चन लिया है। INT रिवर्स मतलब रिटर्न द रिवर्स ऑफ नंबर, मतलब नंबर को रिवर्स करके आपको रिटर्न करना है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहां पर पेस्ट। INT रिवर्स, अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड हो तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, लेकिन अगर वाइड के अलावा कुछ भी हो तो वो डेफिनेटली वैल्यू को रिटर्न करेगा। अंडरस्टैंड? अब यहां पर ध्यान से देखना, इसको क्लियर कर देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है? यस। INT num इज इक्वल टू n, क्योंकि n को हमें आगे भी यूज करना है। रिवर्स के लिए आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरिएबल rev0 while num is greater than 0। how to reverse the number? p is equal to num modulus 10। how to reverse the number? My high school batch can reply. What we have to write down? rev is equal to rev multiply plus into 10 plus 3
यू विल नॉट बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकर्जन में भी यूज होगा आगे। num is equal to num divided by 10। अंडरस्टैंड, अभी कोर्स में बहुत कुछ है, ठीक है। num is equal to num divided by 10 और नंबर रिवर्स होके REV में आ गया, रिटर्न REV। रिटर्न करना हमारे लिए कंपलसरी है क्योंकि फंक्शन रिटर्नेबल है और हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है और REV में एक इंटीजर वेरिएबल है एंड वी आर रिटर्निंग REV। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है, लेकिन दोनों में से कोई एक। ये हो गया। शुड आई डू द ड्राई रन ऑफ दिस पीस? इसका ड्राई रन कर दें? सर समझ आ गया सर, 10th में तो किया ही था। ठीक है, नहीं सबसे पूछना हमारे लिए जरूरी है। इसको ड्राई रन ना करें फिर अभी, हैं? ठीक। अब दूसरा प्रोग्राम है बूलियन पैलेंड्रोम। चेक नंबर इज पैलेंड्रोम और नॉट by calling the reverse function, return true if palindrome otherwise false। यानी कि पैलेंड्रोम को चेक करने के लिए इस फंक्शन को जरूरत पड़ेगी रिवर्स की। यानी होता क्या है एक्चुअली पैलेंड्रोम, एक ऐसा नंबर जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ें और राइट हैंड साइड से पढ़ें वो एक ही जैसे हो। तो अगर किसी नंबर का रिवर्स हम करते हैं, मतलब इस नंबर का अगर हम रिवर्स करते हैं, इस नंबर का हमने रिवर्स किया ये, और अगर किसी नंबर का रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो पैलेंड्रोम है। अंडरस्टैंड? तो पैलेंड्रोम चेकिंग के लिए हमको नंबर का रिवर्स चाहिए होता है एंड दैट रिवर्स इज जनरेटिंग बाय दिस फंक्शन। तो ये वाला फंक्शन हमें यहां पर समवेयर यूटिलाइज करना पड़ेगा और ये कह भी रहे हैं कि चेक द नंबर इज पैलेंड्रोम और नॉट बाय कॉलिंग द रिवर्स फंक्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं दो तरीके से आपको बनवा रहा हूं, बूलियन पैलेंड्रोम, और ये खुद भी एक रिटर्नेबल फंक्शन है। और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू एंड फॉल्स। तो वेट, पहले हमने एक INTR ले लिया, बहुत ध्यान से देखना, एक सिंप्लीफाइड मेथड बता रहे हैं और एक डायरेक्ट मेथड बताएंगे। तो R इज इक्वल टू रिवर्स, यानी हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमको रिवर्स रिटर्न करके दे रहा है। तो ये वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, 1 सेकेंड, ये वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो सीधी जाकर के R में स्टोर हो जाएगी। अंडरस्टैंड? मतलब R वेरिएबल विल रिसीव द वैल्यू विच इज कमिंग फ्रॉम द रिवर्स फंक्शन। अब आसान हो गया बहुत, जस्ट 1 सेकेंड। अगर हमारा n जिसमें ओरिजिनल वैल्यू है, अगर वो बराबर है R के, R में रिवर्स वैल्यू है, तो वी कैन रिटर्न ट्रू, एल्स वी कैन रिटर्न फॉल्स। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये फंक्शन एक बूलियन रिटर्न टाइप के साथ है, तो इसे भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब n में स्ट्रेट वैल्यू है, R में रिवर्स है, अगर दोनों बराबर हैं दैट मींस द नंबर इज पैलेंड्रोम। अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? वाइड डिस्प्ले। प्रिंट नंबर डिस्प्ले और नॉट बाय कॉलिंग द सुटेबल फंक्शन। ये भी किसी फंक्शन को कॉल करेगा ये डिस्प्ले करने के लिए कि पैलेंड्रोम है या नहीं, नंबर इज पैलेंड्रोम और नॉट। तो 1 सेकेंड, वाइड डिस्प्ले। अब पैलेंड्रोम की चेकिंग ये वाला फंक्शन कर रहा है पैलेंड्रोम। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर बूलियन वेरिएबल हमने j ले लिया और j इज इक्वल टू पैलेंड्रोम को कॉल कर लिया। अब पैलेंड्रोम फंक्शन दो तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या ट्रू या फॉल्स। वॉट एवर द वैल्यू विल बी रिटर्न विल बी स्टोर इन j।
तो अब जे में ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अब देखो माई डिसीजन, इफ अगर जे ट्रू है देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलेंड्रोम else system dot out dot print ln not palindrome। खत्म, सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा रिवीजन, अगर आप रिवीजन फॉर्म से डिजिट एक्सट्रैक्शन था ये, अब आपकी डिजिट एक्सट्रैक्शन रिवाइज हो गई। अब हमें ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर्स वी रिक्वायर्ड। आई थिंक सिर्फ हमको एक ही नंबर की जरूरत है, जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा मेंबर में आ जाएगी। वी डोंट नीड द मल्टीपल वैल्यूज इन दिस फंक्शन। अब कौन कौन से फंक्शन हमें कॉल करना है वो हम अभी डिसाइड करेंगे। जस्ट 1 मिनट। Public static void name string args scanner, क्योंकि यहीं पर हमें इनपुट करना है मेन में, तो हमने स्कैनर को मेन में ले लिया। सिस्टम डॉट इन int no, no मतलब नंबर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर नंबर no is equal to ob dot next int। ये नंबर आ गया। इसी नंबर पर सारे फंक्शन बेस्ड हैं। ओके, तो अब एक काम किया हमने कि सबसे पहले हमें abc क्लास का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें वैल्यू पास करनी होगी, एंड वी हैव पास्ड द वैल्यू। अब हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? सबसे पहले हम आइसोलेटेड फंक्शन देखेंगे जो सबसे अलग हो। तो सम को कॉल करेंगे पहले, सबसे पहले। सबसे पहले obj डॉट सम, इससे सारी डिजिट का सम हो जाएगा। क्लास विल बी ओवर इन 10 मिनट्स। अब उसके बाद हम obj से लेंथ कॉल करेंगे, क्योंकि लेंथ भी एक आइसोलेटेड फंक्शन है। ये अब बहुत ध्यान से तुमको सोचना है, रिवर्स कॉल किया जाएगा नहीं। अब यहां तुमको सोचना है, सबको रिप्लाई करना है। हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? कौन सा फंक्शन हम कॉल करेंगे? रिवर्स को हम कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि रिवर्स पैलेंड्रोम के अंदर से कॉल हो रहा है। तो क्या हम पैलेंड्रोम को कॉल करेंगे? नो सर, डायरेक्ट डिस्प्ले कॉल करेंगे। हाँ, पैलेंड्रोम जो है वो डिस्प्ले से कॉल हो रहा है। तो समथिंग लाइक दैट, वेरी गुड, समथिंग लाइक दैट के ये है, ये इसको कॉल कर रहा है और ये इसको कॉल कर रहा है। तो आई विल कॉल दिस पार्ट, हम इसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ किसको कॉल करेंगे? डिस्प्ले को। तो जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे, डिस्प्ले विल कॉल पैलेंड्रोम, सर पैलेंड्रोम विल कॉल रिवर्स। सर हाँ 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 सर, ये जो बूलियन पैलेंड्रोम आपने सर ये फंक्शन दिया इसके ऊपर, हाँ सर इसके ऊपर वाला सर, ये लेंथ नहीं सर, सर मैं 1 मिनट बता रहा हूँ सर। जिसमें आपने उसको रिवर्स में लिया है, नंबर को रिवर्स उसके सर इसमें आपने रिटर्न REV किया है। हाँ, और सर, लेकिन REV इसके को अगले वाले रिटर्न करके R में रिसीव कर रहे हैं। तो सर रिवर्स क्यों लिखा है यहाँ पे आपने? मैं ये नहीं समझ पाया। यहाँ पे फंक्शन ही आपने इससे कॉल यहाँ पे, यस सर, क्योंकि रिवर्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन का पूरा नाम फंक्शन ना,
तो सर अगर खाली आरईवी कॉल करते तब ना आता? आरईवी फंक्शन थोड़ी है, आरईवी तो वेरिएबल है, फंक्शन कॉल किया जाता है ना, ओके सर, समझ गया। फंक्शन को कॉल करते हैं ना, वेरिएबल थोड़ी कॉल हो जाएगा। तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमको फंक्शनैलिटी रिटर्न करके देगा। यस सर, समझ गया। द डॉक्टर हैज द मेडिसिन, तो आई विल कॉल द डॉक्टर, देन डॉक्टर विल प्रोवाइड द मेडिसिन टू मी, है ना। अब देखो, आई थिंक देयर इज नो, 1 सेकेंड, यहां पर सेमीकोलन, जस्ट 1 सेकेंड। नाउ देयर इज p वेरिएबल, p इज अ अनडिफाइंड वेरिएबल, तो इसको यहां पर डिफाइन कर देंगे। इट्स अ स्मॉल एरर्स, ओके फाइन। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए यू विल बेटर अंडरस्टैंड, नंबर हमने लिया 4664। अब सबसे पहले देखो, जब सम फंक्शन कॉल होगा तो इसका सम प्रिंट होगा, इसका सम होगा 20, फिर इसकी लेंथ प्रिंट होगी, डेट इज 4, चार डिजिट हैं इसमें, फिर ये पैलिंड्रोम भी है तो पैलिंड्रोम लिख करके भी आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. वेट, लेंथ की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लें। एक मिनट, रिकंपाइल, राइट क्लिक, नंबर है 5678। कैन यू प्लीज चेक द डेटा इज कमिंग राइट और रॉन्ग? सब ठीक आ रहा है ना? Yes, sir. आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग न्यू। बस होमवर्क में आपको ये दोनों क्वेश्चन करना है, वेट, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ये हाफ ईयरली में पूछा गया सीएमएस, 10 मार्क्स। Okay, sir. बाद ये वाला भी कर लीजिएगा। Fourth वाला सर। 6 सम करवा के फॉर्म एंटर कर जाएंगे। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये प्रोग्राम मैंने ओपन कर दिया सबके लिए और मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जिसको समझ में आ गया है, एंड दैट पर्सन, इफ दैट पर्सन वांट टू टेक लीव, तो वो जा सकता है। मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। मैं 4 मिनट सर एक उन बार लोगों, हाँ, नीचे स्क्रॉल कर देते, उन लोगों से, बिल्कुल लास्ट मेन में। अगर किसी को डाउट हो हम ड्राई रन कर देंगे। सर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं हम लोग को होमवर्क में? शीट आपको मिली है? शीट जी सर। मिल गई जी ये सर। वाली शीट? जी सर। 3rd 4 5 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। 3rd 4 5, और इन दोनों को कॉपी पे लिखना भी है। सर मेन पे सर स्क्रॉल इस क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दीजिए सर, हैं? पूरा साफ हो जाए। किसको ग्रुप से क्वेश्चन हटाना को है? ग्रुप में डाल दीजिए। किसको ग्रुप से हटा अरे दे? हाँ, सर ये क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा डाल दे भैया, अभी समझा रहे हैं ना, इसलिए। सर मेन पे स्क्रॉल कर दिए। हाँ कर रहे हैं। यार मृदुल बहुत जिद कर रहा है ग्रुप में डालने के लिए। हाँ सर, उसकी मान ली। अरे सर जिद नहीं, मैं यस ही अब क्या बताएं सर। ये लो ग्रुप में चला गया। इट्स वेरी गुड। आ गए। ओके, अटेंडेंस सारे पेरेंट्स देख रहे हैं। अभी एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारे पेरेंट्स होंगे, उनको भी लेंगे ग्रुप में। अरे नहीं सर प्लीज। ये देखो स्क्रॉल कर दिया मेन। कोई बता सकता है वाई वी आर पासिंग एनओ? वाई वी आर पासिंग एनओ?
सर क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। Because the constructor is parameterized and this parameterized constructor is accepting one parameter. वही NO जो नहीं है NO की वैल्यू अगर मान लो 426 है, that value will be stored in X और इस X से वैल्यू आएगी N में। हमेशा याद रखो कभी भी डायरेक्ट डेटा मेंबर में वैल्यू नहीं आती, पहले इस पैरामीटर में आएगी और इस पैरामीटर के बाद इस डेटा मेंबर में आएगी। नाउ 2 मिनट 30 सेकंड है तुम्हारे पास। अरमान, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सार्थक, Yes, sir. पूछना है? No, sir. No, sir. मेरे